डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं खेती करता हूँ जिससे घर का गुजर बसर चलता है। मेरे पिता की मौत 10 साल पहले हो चुकी है और अब मेरी माँ भी बीमार रहने लगी है। मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन मेरी अब तक शादी नहीं हुई। पिछले 5 सालों से मेरी माँ कोशिश तो कर रही है, लेकिन उनकी सेहत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो कई कई दिन घर से बाहर नहीं निकल पाती, और इसीलिए कई रिश्तेदार मेरे लिए कोई लड़की पसंद कर भी नहीं रहे। अब रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं ना, वो सब अपना फ़ायदा देखते हैं, आपका फ़ायदा कोई नहीं देखना चाहता। 29 सालों तक मैं सोच रहा हूँ मेरी शादी हो भी जाएगी या नहीं। माँ की सेहत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उन्हें टीबी था और टीबी ठीक नहीं हो रहा था। उसकी दवाई उस समय आई नहीं थी और मैं घबराता घबराता जैसे इंतज़ार कर रहा था बुढ़ापे का। समय बीतता जा रहा था और हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं खेतों में भी अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि माँ की देखरेख करनी पड़ती, उन्हें खाना देना पड़ता और घर का काम भी अब मुझे ही करना पड़ रहा था। इसके बाद रिश्तेदारों को तो कई बार कहा, आस पड़ोस में भी कहा जा चुका था कि मेरे लिए अगर कोई लड़की है तो ढूंढी जाए, लेकिन जो आस पड़ोस वाले भी होते हैं ना, वो आपसे जलते हैं। हर बार मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता आता था जिसे मुझे खुद ना करना पड़ जाता था। कई बार लड़की इस तरह से बिगड़ैल होती कि मैं हाँ कर ही नहीं सकता था, और एक लड़की तो इतनी ज़्यादा बुरी थी, उसके रिलेशन 10 से ज़्यादा लड़कों के साथ थे। आखिर मैं उससे शादी कैसे कर लेता। वो तो नकचड़ी सी थी और कह रही थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, उसे छोड़ नहीं सकती। उसके घर वाले ज़बरदस्ती मुझसे शादी करवाना चाहते थे। मैं उससे शादी करके भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये 3 साल पहले की बात थी। उसके बाद से अब कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा और मुझे लग रहा है मेरी शादी भी कभी नहीं होगी। लेकिन कहते हैं, जब आपकी किस्मत चमकती है तो भगवान आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। हमारे घर में एक लड़की का रिश्ता आया था और मैं खेतों से भागता हुआ घर पहुंचा था। घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही निराश हो गया था। ये लड़की भी कुछ ऐसी निकली तो क्या होगा, क्या मेरे माँ का ख्याल रख पाएगी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, उस लड़की की दादी वहां पर आई हुई थी। वो रिश्ता लेकर आई थी। उसे पता लगा था कि लड़का यहाँ पर रहता है जिसकी शादी नहीं हुई। उस लड़की की उम्र 27 साल थी और यहाँ 22-23 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को गलत समझा जाता है। उनकी शादी होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आसपास के गांव में अगर लड़की की उम्र 25 साल से ज़्यादा हो जाए ना, तो उसकी शादी ही नहीं होती, और यहाँ उस लड़की की उम्र 27 साल हो चुकी थी। इसके बाद मैंने भी उस आंटी को कह दिया कि मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ, और उसके अगले ही दिन वो बूढ़ी आंटी उस लड़की को लेकर वहाँ पर आ गई। वो आंटी उसकी दादी थी और उसके साथ बैठी इस तरह से मेरी तरफ देख रही थी जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो, जांचने की कोशिश कर रही हो, और मैं भी उन्हें पूरी तरह से सच बताना चाहता था। तो सबसे पहले बातें मैंने ही शुरू की। देखिए, मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती है, घर का काम मुझे करना पड़ता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी वो बने जो घर का काम भी कर पाए, इसी के साथ माँ का ख्याल भी रख पाए। बाकी मुझे कोई भी ऐसा ऐब नहीं है जिससे मैं परेशान करूं। शराब मैं पीता नहीं, सिगरेट मैं पीता नहीं, मुझे ज़्यादा गुस्सा आता नहीं, मैं हर बात को सह लूँगा। लेकिन एक लड़की का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। मैं कबूल करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो लड़की बस नीचे देखकर शर्माए जा रही थी और उसकी दादी ने भी बोलना शुरू किया, लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये घर से निकलती तक नहीं और ज़बान बिल्कुल नहीं लड़ाती, किसी से बहस नहीं करती। लेकिन अब आपको सच तो बताना ही होगा। जब ये छोटी थी ना, पीछे वाले जंगलों में हमें मिली थी। ये हमारे घर की संतान नहीं है, लेकिन मैंने इसे पाला।
इसके बाद मेरे बेटे ने भी इसे पाला, लेकिन वो शहर की तरफ चले गए और इसे यहीं गांव में छोड़ गए। अब मैं ही इसे पालती हूँ और इसकी शादी के लिए इसके पिता ने भी बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन इसका रिश्ता नहीं हो पाया। शुरू में ये भी शादी नहीं करना चाहती थी, बहुत जिद करती थी, लेकिन जब से ये 27 साल की हुई है, इसने भी कह दिया कि अब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, शादी करना सही रहेगा। जब हम रिश्ता देखना शुरू हुए, फिर हमें पता चला कि इस उम्र की लड़कियों को अब लड़के नहीं मिल रहे। आसपास बहुत पूछा, फिर तुम्हारे बारे में पता चला, तब हम यहाँ आ गए। हमने ज़्यादा लड़के नहीं देखे और किसी से बात नहीं चल रही। अब स्वभाव का पता चल गया, तुम्हें पूरी सच्चाई बता दी है। तुम ना करना चाहते हो तो ना कर सकते हो। अब उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा था जैसे ये अच्छे लोग हैं, बिल्कुल सच बोल दिया, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये इनके खानदान की है या नहीं। लड़की अच्छी होनी चाहिए, माँ की सेवा करे, मेरी सेवा करे, घर संभाल ले, बाकी उसे हर खुशी मैं दूंगा। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसे खुश रखूं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूं। ये दोपहर का वक्त था और शाम तक वो यहीं रहे। इसके बाद वो अपने गांव जाना चाहते थे। उनका गांव यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर था और वो यहाँ से चलकर जाने वाले थे। आगे जाकर शायद वो बस पकड़ते, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। देखिए, शाम का वक्त हो गया है, अब आप आगे नहीं जा सकते। आपने उन पहाड़ियों के बीच का रास्ता, उन टीलों के बीच के रास्ते के बारे में नहीं सुना? तो वो बूढ़ी आंटी कहने लगी, नहीं, हम इस दिशा में कभी नहीं आए। तो मैंने उन्हें कहा, वो वीरान रास्ता है, आप सुबह सुबह आ गई होंगी, आपको पता ही नहीं लगा। वहाँ से ना कोई बस गुजरती है, ना कोई बाइक गुजरती है, कोई चलकर भी उस दिशा से नहीं जाता। कहते हैं कि रात को वहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको वहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो दादी कहे जा रही थी, हमें रात तक वहाँ पहुँचना है, आगे कोई ना कोई ऑटो वगैरह मिल ही जाएगा, हम गाँव पहुँच जाएंगी। मैं उन्हें मना करता रहा, लेकिन वो जिद करने लगी थी। तभी मैंने गाँव के मुखिया से भी कह दिया, मेहमान हमारे गाँव में आए हुए हैं, रिश्ता मेरे लिए आया था। तो गांव का मुखिया अब खुद जिद करने लगा, आपके लिए पीछे जो घर बना हुआ है वहां रुक सकती हैं, सुबह आप जा सकती हैं, आपको नाश्ता दे दिया जाएगा, रात का डिनर दे दिया जाएगा। देखिए, आप मेहमान हैं, एक रात यहाँ रुक कर जाइए। अब मुखिया ने जिद की, इसके बाद वो यहाँ पर रुक गई। अगली सुबह वो वहाँ से चली गई। अब मुझे बहुत खुशी थी, वो काफ़ी अच्छे थे और शायद उन्हें मैं भी पसंद आया था। उन्होंने हामी भर दी थी। अब माँ भी बहुत खुश। 10 दिन में हमारी शादी होने वाली थी और मेरे सपनों में अब वो लड़की आने लगी थी। क्या ही बताऊं, जब पहली बार उसे देखा था ना, तभी इश्क सा हो गया था, और ऐसा इश्क जो पूरी तरह से सच्चा था, और उसी से मेरा रिश्ता हो गया। अब 10 दिन में शादी होने वाली थी और क्या बताऊं, जैसे सुई की घड़ी धीमी हो गई हो। 1 मिनट भी एक घंटे जैसा लगने लगा था, वक्त गुजर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था ये 10 दिन नहीं 10 जन्म हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। खेतों में काम करना मुश्किल भरा हो रहा था और एक दिन मुझे लगा, क्यों ना मैं उस गांव में जाकर उसकी एक झलक देख कर आऊं। मैंने अब माँ को बुआ जी के पास छोड़ दिया था। मैंने कहा, माँ 2-3 दिन वहाँ रहना चाहती हैं। पता नहीं क्यों माँ को भी जैसे बिल्कुल सही लग रहा था कि मेरा रिश्ता हो गया। उनकी सेहत में सुधार होने लगा था। माँ भी बुआ के पास जाना चाहती थी। इसके बाद मैंने माँ को बुआ के पास छोड़ दिया। उन दोनों की काफ़ी बनती थी और मैं अब घर में अकेला रहने वाला था। माँ को इस बात का बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे तो खुशी थी। माँ को बुआ के पास छोड़ दिया। अब इस घर से सुबह सुबह निकलूँगा, खेतों में नहीं जाऊँगा, उस गांव में किसी न किसी जगह खड़ा हो जाऊँगा, एक झलक ज़रूर देख कर आऊँगा। पहले तो नज़रें उठाकर अच्छी तरह से उसे देखा तक नहीं। मैं पराई लड़की को इस तरह से ताड़ कर नहीं देख सकता था। बीच बीच में उससे नज़रें मिलती, जैसे उसकी आंखें देखने की कोशिश करता, फिर नज़रें झुका लेता। अब मैं अच्छी तरह से देखूंगा। अब वो पराई थोड़े ना रही है। 10 दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। अच्छी तरह से देख तो लूँ, उसकी खूबसूरती को निहार तो लूँ। मेरी किस्मत में भगवान ने जिसे लिखा है वो मेरे सामने हो और उसे मैं देखूँ ना, ये तो भगवान का अपमान हुआ ना। सुबह सुबह खाना लेकर, सारा सामान लेकर कि पूरा एक दिन वहाँ बिता कर आऊँगा। मैं साइकिल चलाते चलाते अब उस गांव की तरफ जा रहा था। अमूमन इस दिशा में मैं बहुत कम बार गया था, लगभग 2 से 3 बार गया हूँ। इसीलिए
अब उन रास्तों से मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। कई जगह से पूछना पड़ रहा था, कई जगह रास्ते काफ़ी कच्चे थे। मैं साइकिल चलाकर जब उन टीलों के पास से गुजर रहा था ना, पहले वाला गांव, वहाँ पर कई लोग हाथ देकर मुझे रोकने लगे। मुझे लगा वो आगे मेरे साथ जाना चाहते होंगे। जैसे ही मैं वहाँ पर रुका, एक आदमी जो वहाँ चाय का स्टॉल चला रहा था, उसने कहा, साहब किस दिशा में जा रहे हो? मैंने कहा, अरे मैं आगे जा रहा हूँ, वो आगे वाले गांव में जाना है। तो वो कहने लगा, तो ठीक है, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, आप दिन में ही जा रहे हैं ना और वहाँ रुकने वाले हैं? मैंने कहा, नहीं, अभी जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा शाम के वक्त। वो कहने लगा, इसीलिए मैंने आपको रोका, जो यहाँ से जाते हैं मेरा फ़र्ज़ बनता है उन्हें बताओ, अंधेरे में यहाँ सफ़र मत कीजिएगा। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, वो भूतों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो चोरों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो वो कहने लगा, जी बिल्कुल, वो कहानियाँ सच्ची हैं। मुझे खुशी हुई आपको पता है, तो समय रहते वापस आ जाइएगा। यहाँ काफ़ी भयानक हादसे हो चुके हैं। इन टीलों में क्या क्या छिपा है, क्या राज है, यहाँ पर कोई जान नहीं पाया। कहते हैं यहाँ शैतानी शक्तियों का वास है, जिसकी सच्चाई कोई जान नहीं पाता। मैं थोड़ा घबराने लगा था। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, धूप धूप में ही वापस आ जाऊँगा। उसने मुस्कुराकर मुझे अलविदा कहा और मैं साइकिल चलाकर उन टीलों के बीच से जाने लगा। जो सीधे वाली सड़क थी वो काफ़ी घुमावदार थी। काफ़ी जाकर आगे मुझे पहुंचना पड़ता और फिर जाकर दूसरी दिशा में मुड़ना। ये एक ऐसी पगडंडी नुमा सड़क बनी हुई थी जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। कई बार बस यहाँ से गुजरती, कई बार दिन के वक्त ऑटो वाले इधर से निकलते। अब मैं साइकिल से वहाँ से जा रहा था तो पता चला इसे भयानक क्यों कहा जाता है। कई जगह पेड़ लगे हुए थे, छोटे छोटे टीले बने हुए, दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और यहाँ कुछ ऐसे पौधे पेड़ लगे हुए थे जो काफ़ी डरावने थे। पीछे वाला जंगल भी डराने वाला था। वहाँ से कई बार ऐसे जानवर निकल कर आते हैं जो आदमखोर होते हैं, इंसानों पर हमला करते हैं। मैं साइकिल का पेडल बड़ी तेज़ी से मारे जा रहा था, लेकिन बीच में ही चेन उतर गई और मैं खुद को गालियाँ निकालता हुआ, अरे यार इतनी तेज़ नहीं चलाना था, इस साइकिल की चेन उतर जाती है। कहा तो था वो पंक्चर वाले ने कि इसकी चेन बदलने वाली है, कभी टूट सकती है। हे भगवान, टूट ना गई हो। तब मैंने नीचे देखा, चेन उतरी थी, टूटी नहीं थी। फिर भगवान को शुक्रिया किया, चेन चढ़ाई और मैं फिर से तेज़ साइकिल लेकर निकलने लगा। वहाँ की हवाएं ही काफ़ी डरावनी थी। आसपास से पत्तों को छूती हुई वो हवाएं सीटियों जैसी आवाज़ निकाल रही थी और एक घुमावदार रास्ते, जैसे जंगल के बीच एक रेगिस्तानी सा इलाका, छोटा छोटा बंजर इलाका और दूर दूर दिखते पेड़, उनके बीच से वो टीले नुमा जगह भी डरावनी थी और मुझे बहुत समय लगा उसके बीच से निकलते हुए। पहली बार देखा था। कई जगह वो डरावनी लगती और कई जगह अकेलेपन में आपको वो मनमोहक लगने लगती। लेकिन मनमोहक शायद इसलिए लग रही थी क्योंकि चेहरा उस लड़की का आंखों के सामने जैसे घूमे जा रहा था। तब मैं उस जगह पर पहुंचा था जहां उसका गांव था। काफ़ी साइकिल चलानी पड़ी। उस टीले से आगे 4-5 गांव पार करने के बाद जाकर उस गांव में मैं पहुंचा था और वहां पहुंचते ही दिल की धड़कन इतनी तेज़ कि मैं बता ही नहीं सकता। ढूंढता रहा मैं, पूछता रहा मैं वो घर कहाँ पर है। और वो बूढ़ी दादी एक जगह खड़ी परचून की दुकान में सामान ले रही थी और मैंने वहीं पर पूछ लिया। जैसे ही वो बूढ़ी दादी पीछे मुड़ी, मेरे होश उड़ गए। मेरे चेहरे का रंग उतर गया था, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। अब मैं क्या कहता। मैं कभी किसी लड़की को छेड़ा नहीं करता था। इस तरह किसी गैर गांव में जाकर किसी लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मेरे पैर कांप गए थे। लेकिन वो बूढ़ी दादी ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम यहाँ पर आए हो, कोई काम होगा, चलो घर। अब तुमने हमें मेहमान बनाया था, काफ़ी अच्छी सेवा की थी, यहाँ आओ तुम्हें घर दिखाती। फिर वो खुद अपने घर पर ले गई और वो लड़की मेरे सामने, उसका नाम था राजिनी। उससे नज़रें हट नहीं रहीं और बार बार वो शर्मा कर वहाँ से किचन में जाने की कोशिश करती और दादी बार बार पानी लेकर आओ, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अब दादी भी काफ़ी अच्छी थी, बार बार उसे मेरे सामने बैठा देती। अब दादी खुद ये कह रही थी, तुम्हारी शादी होने वाली है, किस तरह से शर्मा कर भागे जा रही हो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बैठो थोड़ी बातें करो। उसके बाद हमने काफ़ी देर बातें की और वो काफ़ी अच्छी लड़की थी। अब बातें करके बहुत खुशी हो गई थी और मेरा इश्क दुगना हो गया था। वहाँ समय कब बीता मुझे पता ही नहीं चला।
मैं जान ही नहीं पाया शाम का वक्त हो गया था और आज बहुत ज़रूरी काम था मुझे शाम को। मुझे एक ज़मींदार को पैसे देने थे। काफ़ी समय से मैं लटका रहा था और उसने आज वार्निंग दी थी, शाम को पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर का सामान उठाकर लेकर जाऊंगा। अब जैसे ही वो ख्याल आया मैं जल्दी से उठा और दादी को कहने लगा, दादी जी मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं जल्दी से चलता हूँ। और दादी कह रही थी, देखो इस तरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे वाले घर में तुम रुक सकते हो, वैसे भी अंधेरा होने वाला है और तुम्हें पता है ना उन टीलों के बीच से किसी को निकलने नहीं दिया जाता, वो बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, अब उन टीलों से ज़्यादा खतरनाक ज़मींदार मेरे गांव में खड़ा है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। दादी मना करती रही और उन्होंने जब मुखिया को बुलाना चाहा, वो घर से बाहर गई थी और राजिनी खुद कहने लगी, आपको जाना चाहिए, आप मुसीबत में लगते हैं। और कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए, ये काला धागा कलाई पर बांध लीजिए, वहाँ कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मुझे पता है वहाँ भूतिया घटनाएं तो होती हैं, लेकिन भगवान आपका साथ देगा, आप जा सकते हैं, मैं दादी को खुद समझा दूंगी। राजिनी ने खुद मेरा साथ दिया था, अब इससे अच्छी लड़की भगवान मुझे दे ही नहीं सकता था। बहुत खुशी हुई मुझे। वापस आते समय मैं साइकिल चला रहा था और सपनों में डूबा हुआ राजिनी के। मैं जब उन टीलों में पहुंचा, अंधेरे का माहौल था, वो पगडंडी नज़र तक नहीं आ रही थी, सड़क में आगे जाने के रास्ते नज़र नहीं आ रहे, जैसे उन टीलों में घुमाव ऐसा बना हुआ था कि ऐसा लगता सड़क ख़त्म, यहाँ कोई मायाजाल छिपा हुआ है। वो हवाएं चल रही थी, वो डरावने डरावने एहसास। और उसके बाद जब मैं उन टीलों के बीच पहुंचा, मेरी चेन उतर गई और साइकिल की जब चेन ये उतरी, एकदम लड़खड़ा कर मैं गिर गया। उसके बाद पसीने से तरबतर मैं दोबारा चेन चढ़ाना चाहता था, लेकिन अब देखा चेन उतरी नहीं थी, टूट चुकी थी। ये देखते ही मेरी टांगें कांप गई। अब साइकिल चलाकर आगे नहीं जा सकता था, उसे मुझे खींचते हुए आगे लेकर जाना था। जब मैं साइकिल को लेकर जा रहा था, टीलों के बीच से आवाज़ें, ऐसा लग रहा था कोई गाना गा रहा हो। ये मधुर सी आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी और गाने की वो आवाज़ें, वो डरावनी आवाज़ें थीं। कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि वहाँ भूत प्रेत हैं और ऐसे घुंघरुओं की आवाज़, पायल की आवाज़, ये आवाज़ें किसी को भी डराती हैं और कई लोगों का खून चूसा गया है। कई लाशें मिली थी वहाँ पर, वहाँ जानवरों की सिवा कोई नहीं बचता। मैं साइकिल को तेज़ कर रहा था और ये आवाज़ें मेरे दिल की धड़कन को तेज़ कर देती। मुझे लगा था घर पहुंचते पहुंचते राजिनी के सपनों में खोया रहूँगा, लेकिन अब तो किसी और के सपने आ रहे थे, डरावने डरावने भूतों के सपने। ख्यालों में बस भूत, बड़े दांत वाले, छोटे दांत वाले, चुड़ैले, डायने, अलग अलग नाम दिमाग में घूमे जा रहे और आसपास से वो मधुर आवाज़, ये शायद किसी चुड़ैल की होगी। करीब आ रही थी वो आवाज़, ऊंची होती जा रही थी। धीरे धीरे उन आसपास के पेड़ों से आवाज़ आने लगी, किसी के चलने की, घुंघरू की आवाज़, छम छम छम। और जैसे ही वो आवाज़ आती मेरी टांगें कांपती और मैं छलांग लगा देता। बिल्कुल जब आप डर जाते हैं, छलांग लगाते हैं, वैसे मेरी छलांगें निकल रही थी और मैं साइकिल को अब तेज़ करके भाग रहा था। इतनी तेज़ साइकिल के साथ कभी नहीं भागा था। और आसपास से झाड़ियों में आवाज़ और वो गाने की आवाज़, ये मधुर लड़की की आवाज़ थी जो गाने सुना सुना कर मार देती है। उससे मोहित होकर जब कोई रुकता है वो मार देती है। कोई भी रात को यहाँ से उसकी आवाज़ सुनने के बाद जिंदा नहीं बचा। मैं साइकिल को तेज़ किए, वो घुंघरुओं की आवाज़ करीब से, और तभी जैसे गर्दन के पास से कोई छू कर गया हो। मुझे वो गर्मी महसूस हुई थी और मेरी चीख निकल गई थी। मैं बस भगवान को याद करता करता वहाँ से भागा। वो इतना लंबा सफ़र और मैं डरता रहा। वो सांस की आवाज़ें कान के पास से, मुझे लगा था मौत करीब से छू रही है और अब कभी भी वो मुझे पकड़ कर मार देगी। लेकिन वो रास्ता इसी तरह से डरते डरते ज़रूर निकला, लेकिन मैं पार कर गया। मैं उन खुश किस्मतों में था जो रात के वक्त इस रास्ते को पार करके घर पहुंच आया था। घर में जब पहुंचा तो मेरे दिल की धड़कन तेज़,
मैं अकेला था, किसी से अपना दुख बयां भी नहीं कर सकता था। पूरी रात घर के दरवाजे बंद करके घर में बने उस छोटे से मंदिर के पास खड़ा रहा था। मैं उससे दूर ही नहीं जाना चाहता था। जब वो रात बीती तो मैंने गांव में कई लोगों को उस घटना के बारे में बताया और वो लोग भी कहने लगे, तुम खुशकिस्मत हो जो जिंदा बच गए। जिसे उसके घुंघरों की आवाज़ सुनती है ना, जो उसकी आवाज़ सुन लेता है, जो उसे पास से महसूस कर लेता है, जिंदा नहीं बचता, उस पर हमला करती है। कई लोग जिंदा बचे थे उसके हमले से। किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो अधमरा तक तो कर ही देती थी। बड़ी मुश्किल से उससे लड़कर बचकर सब वापिस आए थे। बाकी जो मारे जाते वो बता तक नहीं पाते उस रात क्या क्या होता है। मैं बस बातें करता रहा और डरता रहा। तब सबने सांत्वना दी, देखो तुम बच गए ना, रात को दोबारा वहां मत जाना, शायद दोबारा वो तुम्हारा शिकार करने की कोशिश करे। इसके बाद ये घटना मेरे दिमाग में छा गई थी। 10 दिन बाद मेरी शादी हुई और जब राजिनी घर में आई तो सबसे पहले मैंने राजिनी को इस घटना के बारे में ही बताया था। सुहाग रात वाले दिन वो काफ़ी रोमांटिक होना चाहती थी, लेकिन मैं डरा हुआ इस घटना को सुनाए जा रहा था। फिर वो मुझ पर हंस पड़ी थी और उसने कहा, काला धागा कलाई पर बांधा था ना, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। डरने की बात नहीं है, भगवान तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारी अर्धांगिनी भी तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। और ये मेरी जिंदगी का शायद आखिरी डरावना दिन था। उसके बाद से तो मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। राजिनी सच में वैसी लड़की थी जैसी मुझे चाहिए थी। घर का सारा काम किया करती, माँ की सेवा किया करती और उसकी सेवा में जादू था। माँ की सेहत सुधरने लगी थी। शायद माँ को मेरी शादी की फिक्र थी, इसलिए बीमार हो रही थी कि अब तो माँ और भी ज़्यादा सेहतमंद होती गई। बीमारियाँ कहाँ पीछे छूट गई पता ही नहीं चला। अब मेरी माँ तो मिल्खा सिंह से भी ज़्यादा तेज भागने लगी थी। कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में। खाना पीना सफाई सारा काम तो राजिनी कर दिया करती। अब खेतों से घर आने का भी मेरा मन नहीं करता। मैं डटकर खेतों में काम करता। बस जब राजिनी की याद आती मैं भागा भागा घर आ जाता और उसने सारे काम किए होते। खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि जादू ही था। उसका खाना खाने के बाद जैसे ऐसी नींद आती। रात को जब वो खाना बनाती, खाना खाकर मैं और माँ सो जाते। सुबह नींद खुलती, जबकि मेरी माँ को बीमारी थी कि उसे नींद कम आया करती थी। जब से राजिनी ने पैर रखा था मेरी माँ को तो नींद ऐसी आती कि सुबह से पहले नींद नहीं खुलती। इसीलिए माँ की सेहत बहुत अच्छी होने लगी थी। मेरी सेहत भी अच्छी होने लगी थी। हमेशा से मैं पतला रहा, अब थोड़ा तगड़ा होने लगा था। लेकिन 6 महीने ऐसे ही गुजर गए थे। उसके बाद एक व्यापारी जो हमारे गांव में आया, वो मुझसे बात कर रहा था कि अगर मैं अपनी फसल उसे दे दूं तो वो थोड़े ज़्यादा कीमत दे सकता है। मैंने हामी भर दी और उसने भी कहा, पूरा पूरा दिन लग जाएगा, वहाँ कई और लोग होते हैं, तुम्हें किसी से बात करनी होगी और पूरा दिन लग जाएगा, शाम के वक्त तुम फ्री होगे। मैंने कहा ठीक है, किसी एक दिन की ही तो बात है। हर 6 महीने में वो एक दिन आने वाला था और मुझे जब उसने कहा पूरा दिन लगेगा और जो गांव बताया था वो राजिनी के गांव से भी 4 गांव आगे था। वहाँ जाना था मुझे उन्हीं टीलों के बीच से गुजर कर। तो मैंने सोचा पहले से तैयारी कर लेता हूँ। मैंने ये राजिनी को बता दिया और राजिनी मुस्कुरा कर कहने लगी, फिक्र की कोई बात नहीं, कलाई में काला धागा बांध दूंगी, उसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, भरोसा करो। राजिनी पर मुझे भरोसा तो था, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई थी उसका डर आज भी था। इसके बाद बिना राजिनी को बताए मैं एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गया और तांत्रिक बाबा को भी मेरी जिंदगी की घटी उस डरावनी घटना के बारे में बताया। तो तांत्रिक बाबा ने एक तावीज़ मेरी बाजू पर बांधने के लिए दे दी। उन्होंने कहा, जो भी ऐसी रूहानी शक्तियां होती हैं ना, वो दूर भगाई नहीं जा सकती। इस तावीज़ से वो सीधा दूर नहीं भागेगी, बल्कि तुम्हें नुकसान नहीं कर पाएगी और तुम जैसे उसकी शक्ति में घुल मिल जाओगे। तुम्हें वो अपना सा महसूस करेगी, फिर तुम पर नुकसान नहीं करवा पाएगी। मैंने अब काला धागा बांधा था, वो तावीज़ बांधी हुई थी। इस तरह बड़ी खुशी खुशी उस व्यापारी के पास गया था। सच में उस मंडी में पूरा दिन लग गया था और वक्त शाम के 6 बजे का हो गया। साइकिल लेकर निकला था और अब तो चेन भी नई डलवाई हुई थी मैं साइकिल चलाता चलाता उस अंधेरे में टीलों के पास पहुंचा और जैसे ही उन टीलों के पास पहुंचा था
वहाँ वो आवाज़ें सुनाई दी थीं। पहले तो हल्की सी आवाज़ें सुनाई दी, उसके बाद कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। पूरे टीले मैंने निकाल दिए और फिर मुझे लगा जो आवाज़ें सुनाई भी दी वो उस लड़की की मधुर आवाज़ जैसी नहीं लग रही थी। मैं चुपचाप घर आ गया। वक्त 9 बजे का हो गया था। अमूमन 8 बजे हम रात का डिनर कर लिया करते थे। आज देरी हो गई थी और राजिनी ने पहले से खाना बना कर रखा था। फिर राजिनी कहने लगी, काम हो गया? मैंने कहा, तुम्हारे होते हुए काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी किस्मत मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। ये काम भी बन गया। आज थोड़े ज़्यादा पैसे कमा कर आया हूँ। अच्छा अच्छा खाना खिला दो, मज़ा आ जाएगा। आज फिर से मैं बिल्कुल धूप तरीके से सोना चाहता हूँ। राजिनी वो खाना बना चुकी थी जिसे खाने के बाद आंखें बंद होने लगती हैं। वह मज़ेदार लस्सी का बड़ा सा गिलास पिया और मैं बेड पर लेट गया। लगभग 10 से 11 बजे मुझे नींद आ जाती है और मैं पहले तो राजिनी से बातें करता रहा और 11 बजे कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। इसके बाद अगली सुबह होने से पहले मुझे अजीब सा सपना आया था और ये सपना बहुत ज़्यादा डरावना था। इस सपने में मैं उन्हीं टीलों में था। उन्हीं टीलों में साइकिल चला रहा और मेरी साइकिल की चेन टूट गई। बिल्कुल वैसा दृश्य जो बहुत समय पहले हुआ था। मैं साइकिल चलाता रहा और चेन टूटी हुई, फिर भी मैं साइकिल चलाता रहा और वो चलती रही। वो मधुर लड़की की आवाज़ें आसपास से आती जा रही थी और मैं डर रहा था कि आज पकड़ा गया। मैं पागल हूँ, रात को यहाँ आ गया। अब सपना भी बड़ा अजीब सा होता है ना। मैं बस वहाँ से तेज़ी से निकलना चाहता था और वो मधुर आवाज़ों ने मुझे रोकना शुरू कर दिया। हवाएं इतनी तेज़ कि मेरी साइकिल उड़ गई और मैं वहीं का वहीं खड़ा। उसके बाद आसपास से आवाज़ें और झाड़ियों से कोई निकला था। ये लाल रंग की साड़ी पहने एक लड़की थी जिसकी जैसे नई नई शादी हुई हो। वो उन झाड़ियों से निकली और उसने वैसे ही घुंघरू पहन रखे थे। उसके घुंघरूओं की आवाज़ ने मुझे डरा दिया और मुझे लगा मैं गया। आ गई वो चुड़ैल मारने के लिए। वो उन झाड़ियों से निकली और उसने वो घूंघट जो डाला हुआ था उस घूंघट को हटाया। यह राजिनी थी। फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक तुम ही तो हो मेरे प्यारे। तुम्हें कुछ कर दूंगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी। तुम्हें इस जगह कुछ नहीं होगा। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ। वो चेहरा खूबसूरत भी था, भयानक भी था। और जब सुबह वो सपना टूटा था ना, वो बस दिमाग में घूमे जा रहा था। बार बार मैं सोचे जा रहा था। जब आप एक किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दो ना, तो और नए नए ख्याल बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। मैं पूरा दिन काफ़ी अजीब सी सोच रखे हुए था, काफ़ी गुस्से में जैसे कुछ सोचे जा रहा। और राजिनी ने पूछा था, परेशान लगते हो, किस बारे में सोचे जा रहे हो? और मैंने राजिनी को सपने के बारे में नहीं बताया था। सपने तो सपने ही होते हैं ना, असली थोड़े ना होते हैं। और बेवजह मैं राजिनी को वो डायन चुड़ैल कह दिया तो उसे बुरा लगेगा। इससे अच्छी लड़की शायद दुनिया में कोई है ही नहीं। कभी गुस्सा नहीं करती, हमेशा प्यार दिखाती है। कभी कभी मैं उस पर गुस्सा कर देता हूँ लेकिन प्यार से मुझे मना लेती है। उसे चुड़ैल डायन कहा तो उसे बुरा लगेगा, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो बातें दिमाग में घूमती जा रही थी। क्या सच में रात के वक्त वो उन टीलों में तो नहीं जाती? कैसा खाना खिलाती है? जब तक मैं जागता हूँ तब तक मेरे साथ रहती है। फिर अचानक बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, आंखें बंद होने लगती हैं। रात के वक्त कभी उठकर मैंने राजिनी को अपने साथ देखा ही नहीं। नींद ही नहीं खुलती। वैसे मैं बहुत ज़्यादा चौकन्ना होता हूँ। जब खेतों में रहना पड़ता था तो चौकन्ना होकर रहा करता था। अब जब से राजिनी आई है, उसके खाने में जादू है। मैं नींद ऐसी लेता हूँ कि आंखें खोल नहीं पाता। कहीं वो बात सच तो नहीं? कहीं वो रात को घर से बाहर तो नहीं जाती? 2-3 दिन इन ख्यालों में डूबा रहा था मैं। बता नहीं सकता वो सपना कैसे आ गया, लेकिन हर रात वैसा ही सपना आने लगा था। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन सपनों में मुझे राजिनी बेड से उठती नजर आती। वो लाल रंग की साड़ी पहने नजर आती और निकल पड़ती बाहर की ओर। कोई उसे देख नहीं पाता और जैसे घर से बाहर निकलते वो हवा में उड़ती और ओझल हो जाती। मैं सपनों में देख पा रहा था कि मैं बेड से उठकर उसे रोकने की कोशिश करता और वो कहती, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे वहाँ पर जाना है।
बहुत ज़रूरी काम रहता है मेरा, यही मेरी ज़िंदगी है, मैंने तुम्हें बताया नहीं। अब ये सपने आने लगे थे। कैसे उस घटना ने मुझे बदल दिया था, क्या मेरे दिमाग पर छाप डाल दी थी, और ये ख्याल कैसे मेरे दिमाग में घुस गया कि वो चुड़ैल डायन राजिनी ही है। अब इसके बारे में मैं किससे बात करता? मुझे लगा तांत्रिक बाबा से बात करता हूँ। जब से उन्होंने तावीज़ पहनाया है ना, तब से ये ख्याल आने लगे हैं दिमाग में, अजीब अजीब से डर वाले, ये घुंघरों वाली डायन वाले ख्याल। मैं सीधा पहुँच गया तांत्रिक के पास। दोपहर के वक्त ही अब वो तांत्रिक कह रहा था, क्या हुआ, क्या उस चुड़ैल डायन से बच गए थे उस दिन? मैंने कहा वो तो मैं बच गया था, अब एक नई परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो तांत्रिक ने पूछा, परेशानी क्या है? मैं निवारण करता हूँ, बताओ मुझे। मैंने कहा यह तावीज़ कुछ खराब कर रहा है, यह तावीज़ मेरे दिमाग पर असर डाल रहा है, मैं इसे उतारना चाहता हूँ। तो उस तांत्रिक ने कहा, उतार सकते हो, बस तुम्हें बचाने के लिए तावीज़ बांधा था, लेकिन मेरे तावीज़ में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी इंसान को परेशान करे। यह हमेशा किसी प्रेत भूत उसे ही परेशान करता है। यह बचाने के लिए है, किसी को तंग करने के लिए नहीं। मैंने कहा मैं इससे तंग हो रहा हूँ। तो तांत्रिक ने पूछा, आखिर तुम्हें कौन सी परेशानी हो रही है? मैंने कहा सपनों की। मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मेरी बीवी राजिनी जैसे वो डायन चुड़ैल हो, सपनों में आती है। फिर वो तांत्रिक गंभीर हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा कोई बात नहीं, एक आध सपना आया होगा ना, उसमें तो कुछ भी होता है। सपनों में उड़ते हैं हम, बहुत कुछ दिखता है, उसे तावीज़ से जोड़कर मत देखो, देखो वो तो सपने हैं, कुछ भी आ सकता है। मैंने कहा बात सिर्फ सपनों की नहीं है, घटनाएं भी उससे जुड़ी हैं, और कई सपने आए। हर सपने में राजिनी मुझे वो चुड़ैल या डायन नजर आई, मैं कह नहीं सकता, लाल साड़ी में नजर आती है वो। तब उस बाबा ने कहा था, देखो मैं तुम्हारे घर में कलह नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरे तावीज़ में ऐसी शक्तियां हैं ना, अगर कोई भी काली शक्ति इसके करीब आती है ना, तो उसका असर तुम पर नजर आएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी उसका असर है ना, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर भी इस तावीज़ की शक्ति से तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाई ज़रूर देगा। कहीं ये इस तावीज़ के कारण तो नहीं जो तुम्हें सच्चाई पता चल रही है। फिर मैं उस तांत्रिक पर गुस्सा होने लगा था। आपका क्या मानना है, सच में मेरी बीवी चुड़ैल या डायन है? तो वो तांत्रिक कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी डायन या चुड़ैल है, ये तुम्हें खुद पता करना होगा। तुम्हें जो सपने आए क्या वो सच है या नहीं, खुद पता करो। रात के वक्त अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ होती है, वहाँ जाती ही नहीं, तो बिल्कुल साफ हो गया ना, वो चुड़ैल डायन हो ही नहीं सकती। साथ रहती है ना वो तुम्हारे, रात को देखते हो ना, उसे गले से लगाते होगे। मैं अब सोच में पड़ गया था, और फिर मैंने डरते डरते कहा, मेरी बीवी वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, इतना अच्छा खाना कि जब मुझे नींद आ जाती है ना तो सुबह खुलती है। फिर वो तांत्रिक कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी खाना ही इतना अच्छा बनाती है, और वैसे भी नई नई शादी हुई है ना, नींद काफ़ी गहरी आती है। तुम्हारी माँ तो घर में रहती होगी ना, रात को कभी कभी उठती होगी, उसने तो राजिनी को रात को देखा होगा। मैंने कहा माँ को पहले नींद नहीं आया करती थी, अब माँ को नींद काफ़ी ज़्यादा आती है, माँ ने भी शायद रात को कभी राजिनी को नहीं देखा। फिर वो तांत्रिक कहने लगा, देखो इससे भी कुछ सिद्ध नहीं होता, तुमने राजिनी को रात को नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चुड़ैल या डायन है। फिर भी मेरे तावीज़ की शक्ति है जो कुछ ना कुछ बताती है। ये सपने सच हैं या झूठ हैं, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता, ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। पता करो रात को उठकर, तुम्हारी बीवी जाती है या घर में होती है, जो भी है तुम्हें पता चल जाएगा। खुद ढूंढने की कोशिश करो, बहाना लगाओ, झूठ बोलो, पता करो। अब उस तांत्रिक की ये बात ने मेरे दिमाग में घर कर लिया था। सच में राजिनी को सच्चा साबित तो करना होगा, और सिर्फ सपनों ने हमारे बीच में जो दरार डाली है उस दरार को दूर करना होगा। अब तरीका क्या है ये मुझे ढूंढना है। तावीज़ अभी मेरी बाजू पर था, और उसी रात मैंने राजिनी को कहा, राजिनी आज भूख नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है। राजिनी पूछने लगी, क्या हुआ? खाइए, आपके लिए इतना अच्छा खाना बनाया है, अनाज को इस तरह से वेस्ट नहीं करते, आपको खाना ही होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, देखो आज खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बिल्कुल खाना नहीं चाहता।
तो उसने मुझे गले से लगा लिया और उसके बाद मेरी गाल पर एक चुम्बन देते हुए कहा, देखिए इतना अच्छा खाना बनाया है, मान लीजिए प्यार से खिलाऊंगी अपने हाथ से। मैं थोड़ा सा गुस्सा हुआ। तुम्हें बताया तो है भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, जिद मत करो। फिर वो एक झटके से पीछे हो गई थी। वो थोड़ा नाराज हो गई थी। आप खाना नहीं खा रहे? और मैं गुस्सा दिखा रहा था, नहीं खाऊंगा। फिर प्यार से मुस्कुराकर कहने लगी, कोई बात नहीं, आज भूख नहीं है, मत खाइए, ये सारा खाना मैं खा लूंगी, मोटी हो जाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मुझे वैसे भी खेतों में जाना है। तो राजिनी मना करने लगी, नहीं नहीं, रात को खेतों में नहीं जाएंगे, वहाँ कोई घटना भी तो हो सकती है, रात को मत जाइए। मैंने कहा मुझे जाना है, कोई ना कोई है जो मेरे खेतों में आकर चीज़ें थोड़ी तोड़ रहा है। ये मैंने झूठ बोला था सच जानने के लिए। राजिनी मान नहीं रही, वो कहे जा रही, नहीं रात को बाहर मत जाइए, मुझे घबराहट होती है, कहीं रात को बाहर कुछ हो गया तो। देखिए आपको मेरी कसम, बाहर मत जाना। मैं फिर से गुस्सा हो गया। देखो कसम खाने का मत कहो, मुझे जाना है तो जाना है, घर का मर्द मैं हूँ तो मैं हूँ, मुझे जाना है और वहाँ देखना है कौन है जो खेतों को खराब करता है। राजिनी रोने लगी थी, लेकिन मैं उसकी बात मानने वाला नहीं था। पहली बार जिंदगी में उस पर शक हुआ था और शक का निवारण करना था। फिर उससे प्यार ही प्यार करूँगा। अगर वो सच साबित हो गया कि वो चुड़ैल या डायन नहीं है, रात को घर पर होती है, फिर तो मैं उस पर प्यार की बौछार कर दूंगा। कभी उसके सामने गुस्से में बोलूंगा ही नहीं पूरी जिंदगी में। उसके बाद मैं खेतों की तरफ जा रहा था। मैं खेतों में लगभग 3 से 4 घंटे रुकने वाला था, फिर चुपचाप घर आकर राजिनी को देखने वाला था। खाना मैंने खाया नहीं तो नींद मुझे आएगी नहीं। मैं जब खेतों के पास पहुंचा, फिर मैं यहाँ कोई काम तो करने वाला नहीं था, नींद मुझे आ नहीं रही थी। मैं खेतों में ही घूमने लगा और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। खेतों के आगे वो खड्डा जो काफ़ी पहले अपने आप बन गया था, वहाँ मेरा पैर फंसा और सीधा मेरा सर टकराया आगे वाले पेड़ पर। सर से अब खून निकलने लगा था और जल्दी से मैंने अपनी वो शर्ट उतारी और सर पर रख दी। उसके बाद अब सर से थोड़ा थोड़ा खून बहना रुक चुका था। मुझे लगा यार ये कौन सी परेशानी हो गई, अगर राजिनी ने देखा ना कि सर से खून आया है, चोट लग गई, बाहर नहीं जाने देगी, मुझ पर उल्टा गुस्सा करेगी और यार उसका गुस्सा मैं देख नहीं पाऊंगा। इतना प्यार तो करता हूँ उससे, अब क्या करूँ, गलती मुझी से हो गई, अपना ख्याल रखना चाहिए था। सर पर वो शर्ट को लपेटे हुए भी मैं वहीं पर बैठा रहा था। लेकिन उसके बाद वैसी ही मधुर सी आवाज़ जैसी उस चुड़ैल की, उस डायन की उन टीलों में नज़र आती है ना, वैसी यहाँ पर आने लगी थी। यह आवाज़ का मैं पीछा करने लगा। अब अपने खेत हैं, यहाँ थोड़े ना डरूंगा, अब चुड़ैल इतनी दूर थोड़े ना आ सकती है। या ये कोई और है, कहीं ये राजिनी तो नहीं। मैं चुपचाप खेतों में छिपते छिपते उसका पीछा कर रहा था। ये आवाज़ का पीछा कर रहा था मैं। खेतों में कभी इधर से आवाज़ आती, कभी उधर से, कभी खेतों के बीच से वो फसल के हिलने की आवाज़, जैसे कोई बीज हो फसल के। कैसे मैं बस उसे ढूंढता रहा, इधर उधर भागा। उसके बाद खेतों के पीछे लाल साड़ी में मैं भागकर साड़ी में हाथ लगाया। मैंने भागकर साड़ी में हाथ लगाया और उस साड़ी का पल्लू ही खींच डाला। पीछे मुड़कर देखा था, ये राजिनी थी। राजिनी का भयानक चेहरा और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी थी, तुम्हें समझाया था बाहर मत जाना, अब तुम बाहर चले गए, अब क्या होगा मैं नहीं जानती, अब क्या होगा। मैं वहाँ से भागा था सीधा घर की तरफ। मैं घर में भाग भाग कर पहुँचा, थक गया, हांफ गया और बार बार मैं गिरता रहा। लेकिन घर पहुँचने से पहले वो मुझ पर वार करने लगी। उसने पकड़कर पटकना शुरू कर दिया और अचानक जैसे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया, मैं खेतों में था। आसपास 4-5 लोग और 4-5 लोग मेरे सर को जैसे हाथ लगाकर कुछ साफ कर रहे थे। सर पर लगा वो खून, शर्ट से ढका हुआ वो सर। मैं उस पेड़ के पास था, शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं, बस सर पर चोट और उस पेड़ के मैं पास था। वहाँ रोती हुई राजिनी आई थी क्योंकि घर में किसी ने बता दिया था मुझे चोट लगी है और रात को मैं बेहोश हो गया था।
रोती रोती राजनी मेरे पास आई और वहीं पर बैठकर बहुत समय रोई। लोगों ने इसे समझाया था, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट लगी है, ज़्यादा खून नहीं बहा है। उसके बाद मुझे घर लाया गया, मेरे पट्टी की गई, राजनी मेरी सेवा करने लगी और मेरे पास इस बात का जवाब नहीं, क्या चोट लगने के बाद जो जो घटनाएं हुई वो सच थी या झूठ थी। पूरी तरह से सच लग रही थी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं कभी भी सपने के बाद उसे सच नहीं समझता, लेकिन जो जो उसके बाद हुआ बिल्कुल सच जैसा था। दोबारा मैं वहीं कैसे पहुंच गया। अब इस बात पर यकीन करूं तो कैसे करूं कि वो बात सच्ची है या नहीं। क्या राजिनी एक चुड़ैल है या नहीं, इस सवाल का जवाब कैसे जान पाऊंगा। उसके 2 दिन बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया, ना तो वो तांत्रिक सच्चाई पता कर पाएगा, अब मुझे खुद पता करनी होगी। मैंने राजिनी को कहा, आगे वाले गांव में मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है, वो व्यापारी दोबारा मुझे बुला रहा है। रात को मुझे शायद वहाँ से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है मैं 2-3 बजे वापस आ जाऊँ। राजिनी ने कलाई पर काला धागा बांधा और कहा, डरने की बात नहीं, वहाँ से आराम से निकल आओगे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो डर नहीं रही थी उस जगह से। अब ये बातें उस पर और ज़्यादा शक कायम तो कर रही थी, लेकिन कोई सबूत ही नहीं था। शायद ये मेरे मन का ही भ्रम हो या सच में वो डायन हो। मैं निकल पड़ा था उन्हीं गाँव की तरफ। अब उसकी दादी से मिलना नहीं था, मैं उस गाँव में और लोगों से पूछ रहा था। कई ऐसे बुजुर्ग जो आसपास रहा करते थे, पहले से वहाँ रह रहे हैं, और उनसे मैं जानना चाहता था राजिनी का इतिहास। कई लोगों ने बताया राजिनी यहाँ जंगल में मिली थी और इस परिवार ने उसे पाला। अब उस जंगल में पूछना शुरू किया, क्या यहाँ कोई चुड़ैलों का वास था, और वहाँ मुझे डरावनी डरावनी कहानियाँ सुनाई गई। लगभग 30 से 40 साल पहले वहाँ एक चुड़ैल रहा करती थी और उस चुड़ैल की शादी किसी लड़के से हो गई थी, लेकिन वो सुखी दंपति थे। उस चुड़ैल का राज कभी उसे पता नहीं चल पाया, लेकिन एक दिन उस चुड़ैल का राज उसे पता चल गया। उस समय वो चुड़ैल गर्भवती थी और वो आदमी उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने कई कत्ल किए थे। कहते हैं कि उसके बाद उस चुड़ैल को मारने के लिए गांव वाले पीछे रहे थे और कई कहानियों में कहा गया कि उसे मार दिया गया। कई कहानियों में कहा गया वो चुड़ैल बचकर चली गई और जो उसके पेट में बच्चा था उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। मैं बस उनसे ये जानना चाहता था, हो सकता है राजिनी वो बच्चा हो जो उस चुड़ैल के पेट में थी, लेकिन यह सवाल मुंह से निकालने की हिम्मत नहीं थी मेरी। बस इन कहानियों को सुनकर उस गांव से मैं वापस आ गया था, लेकिन अब उन वीरान टीलों में भी डर नहीं लग रहा था। सच जानना चाहता था और वो सुंदर मनमोहक आवाज़, गीत गाती हुई वो लड़की, और मैं अब बिना डरे वहाँ उसका पीछा करने लगा। मौत की धुन होती थी ये, यहाँ घुंघरूओं की आवाज़ हर किसी को डरा देती थी। लोगों पर हमला होता था और ये डरावनी धुन सुनने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। पहली बार भी मैं जिंदा बच गया था और इस बार तो मन के उन सवालों का जवाब ढूंढना था। उन टीलों में साइकिल लिए मैं जंगल के बीच में पहुंच रहा था। उस मधुर आवाज़ का पीछा मैं कर रहा था। वो घुंघरूओं की आवाज़ जिस दिशा से आती मैं उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाता और लगभग 2-3 घंटे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ और वो घुंघरूओं की आवाज़ वो जैसे पास से आती रही, वो काफ़ी करीब से आवाज़ें आती रही। मैं देख नहीं पाया वो लड़की कहाँ है, कभी इधर से गायब हो जाती कभी उधर से। बस 2-3 घंटे वहाँ पर बिताए और 9:30 बजे मुझे लगा इन टीलों से बाहर निकलना होगा। मैं 9:30 बजे साइकिल चलाकर गांव की तरफ आने लगा। फिर मैंने साइकिल धीमी कर ली। रात को पहुंचूंगा ना? कहाँ पर है राजिनी? ये सवाल का जवाब चाहिए था। 11:30 बजे तक मैं घर नहीं पहुंचा और उसके बाद 11:30 बजे मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी और मैंने खाना वाना खाया तक नहीं था। भूखा प्यासा मैं घर में पहुंचा था और घर के बाहर पहुंचते ही मुझे बहुत ज़्यादा नींद और चक्कर से आए जा रहे। सर मेरा घूमे जा रहा था, भूख प्यास से बिलक रहा था मैं। दोपहर को भी खाना नहीं खाया और रात का खाना भी नहीं खाया था।
आज पहली बार ऐसा हालात हो गए थे कि मैं थक गया था, इसलिए चक्कर आ रहे, हर चीज़ हिल रही। दरवाज़ा खटखटाया था मैंने घर का और राजिनी बाहर निकली थी। राजिनी ने लाल रंग का जूड़ा बिल्कुल वैसा चुड़ैल जैसा पहन रखा। मैं आंखों को मलता हुआ उसे देख रहा था। नींद इतनी चढ़ी हुई थी कि मैं जल्दी से बेड पर पहुंचा और मैं उंगली उठाकर उसे कहने लगा, ओ चुड़ैल, तू चुड़ैल ही है ना जिससे मेरी शादी हुई है? तू चुड़ैल है, तू लोगों को मारती है, तू मुझे साफ देख सकती है, मैं तुझे देख सकता हूँ। यहाँ कैसे आ गई तू? मेरे साथ साथ आई होगी तू मेरी बीवी नहीं, तू चुड़ैल है जो मेरे साथ रहती है और रात को उन टीलों में शिकार करती है चुड़ैल। बस कब मेरी आंखें बंद होने लगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसका वो रूप देखा था मैंने। अगली सुबह मेरी नींद खुली थी और राजिनी रोए जा रही मेरे बेड के पास। अब मैं पूरे होश में उठा था और मुझे महसूस हुआ रात को मैंने क्या क्या बोला, और क्या सच में वो राजिनी लाल सूट में ही थी। मैं उसको कहने लगा, तुमने कल रात लाल जोड़ा क्यों पहन रखा था? लाल जोड़े में तुमने दरवाज़ा खोला ना? राजिनी रोकर कहने लगी, कौन सा लाल जोड़ा, कौन सा लाल जोड़ा? आपको मैं चुड़ैल लगती हूँ? आप रात को कितना बोले मुझे कि चुड़ैल है, तू हमें मारती है, तू हमें खाना ऐसे देती है, तू चुड़ैल, भटकती है, रात को घर छोड़कर जाती है। आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे कुलच्छनी कहा। मैं ये सुन नहीं सकती। एक पति के मुंह से ये सुनने के बाद औरत को मर जाना चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या मैं चुड़ैल हूँ? अगर आपने हाँ कहा तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी। आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती मैं। अब मुझे पता नहीं था मैं बोलूं तो क्या बोलूं। क्या यह सच है या झूठ है? जो मुझे नज़र आया वो सच था या एक भ्रम? मैंने नींद में वो क्या क्या देखा? मैं तो बेहोश होने की हालत में था ना। ऐसी हालत में भ्रम तो होते ही हैं। और कब से बस मुझे वो चुड़ैल के सपने आए जा रहे हैं। मुझे सच जानना ही था। उस सुबह मैं सीधा तांत्रिक के पास गया और मैं तांत्रिक को कहने लगा था, मुझे शक है मेरी बीवी चुड़ैल है, मुझे सच जानना है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। तो उस तांत्रिक ने कहा था, यहाँ पर मैं एक अग्नि जला रहा हूँ। इस अग्नि को छूते ही हर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, और अगर वो चुड़ैल अपने असली रूप में आई तो तुम पहचान जाओगे। ये अग्नि मैं आज जला रहा हूँ, अंधेरे में लेकर आओ उसे। इस अग्नि में उसके कपड़े को, उसकी उंगली को ज़रा सा बस छूना है। अगर वो साधारण स्त्री है कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी जलन होगी। चुड़ैल हुई तो वो जल जाएगी और इससे तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद अब मैं पूरा प्लान बनाकर घर पहुंचा था और मैंने राजिनी को बहुत सुनानी शुरू कर दी। मुझे शक है तुम एक चुड़ैल हो, तुम्हें साबित करना होगा। राजिनी कहने लगी, कैसे साबित करूं? आपने इतने बड़े इल्ज़ाम लगा दिए हैं, मैं कैसे साबित करूं? मर के दिखाती हूं। उसने वो चाकू अपनी गर्दन पर रखा था और मैंने उसे रोक लिया। अब कभी उस पर शक होने लगता तो कभी उससे प्यार सा हो जाता। कभी कभी मुझे लगता वो चुड़ैल है और कभी कभी लगता अपनी बीवी पर कितना ज़्यादा जुल्म कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सपनों के कारण, भ्रम के कारण। आज रात के बाद कभी ये नहीं होगा। उस अग्नि में छूते ही सब सच साबित हो जाएगा। रात के 8 बजे मैं पहुंचा था वहां पर, और वहां पहुंचते मैं तांत्रिक का इंतज़ार कर रहा। तांत्रिक वहां मौजूद नहीं था। राजिनी वहीं मेरे साथ थी। अब अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और मुझे जवाब चाहिए था उस तांत्रिक से। अग्नि वहाँ पर जल रही थी, तांत्रिक मौजूद नहीं था। मैं उस टेंट में गया था तांत्रिक से बात करने के लिए, और उस टेंट के अंदर उस तांत्रिक के मुंह से झाग निकल रही थी। उसकी मौत हो चुकी थी, नब्ज बंद। शायद उसने कुछ ऐसा खा लिया था जिस कारण उसकी मौत हो गई, या कोई उसे मार कर चला गया। अब तांत्रिकों के दुश्मन भी होते हैं, क्योंकि वो भूत निवारण करते हैं, ग्रह क्लेश खत्म करते हैं, लेकिन उनके दुश्मन भी बन जाते हैं। अब उस अग्नि के सामने मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन राजिनी कहने लगी थी, मैं क्या करूं सच साबित करने के लिए? यहाँ क्यों लेकर आए हैं?
मैंने उसे बता दिया, ये अग्नि, अगर तुम इस अग्नि में जली तो डायन, रूप दिखा तो डायन या चुड़ैल, अगर इस अग्नि को छूने से तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो तुम मेरी पत्नी, साधारण औरत। तब रागिनी ने कहा था, अगर आप इस अग्नि में मुझे छूने के लिए कहेंगे तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते। मैं इतनी ज़ल्लत सह नहीं सकती। आपको मुझे या इस तांत्रिक को, उस भ्रम को, दोनों में एक चुनना होगा। आप भ्रम में मुझे चुड़ैल मानते हैं ये सच है, या मुझे अपनी बीवी मानते हैं ये सच है। बीवी मानते हैं तो चलिए मेरे साथ घर, और कभी इस पर बात नहीं करेंगे। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। अगर आपने मुझे इस अग्नि में हाथ डालने को कहा, इसके बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं वहां जाऊंगी जहां कोई मुझे ढूंढ ना सके। मैं पशुपेश में फंस गया था। मैं घबराने लगा था। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। इतनी अच्छी तो है, कभी इसने कुछ गलत नहीं किया। चुड़ैल होती तो मुझे कब का मार देती। लेकिन मेरी माँ की भी ये इतना माँ का ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है। क्या ये चुड़ैल हो सकती है? तब तांत्रिक की वो बातें याद आने लगी। एक चुड़ैल अपने शब्दों से खेलती है, सच जाहिर नहीं होने देती। ये फंसाएगी, बस अग्नि को छूने पर मजबूर करना है तुम्हें। मैं बस तांत्रिक की बातों को याद करके आंखें बंद करके आंखें खोल बैठा था। छुओ, इस अग्नि को छुओ। मैंने सोचा था इसे बाद में शायद मैं मना ही लूँगा अगर ये बच गई तो। वो मेरे सामने रोती हुई अपने हाथ को, अपने उस साड़ी समेत हाथ को आग में डाल चुकी थी, जिससे उसकी पूरी साड़ी जलने लगी थी। वो आग की लपट बहुत बड़ी थी और उस आग में मैं बस उसकी चीख सुन पाया था। वो चुड़ैल थी या साधारण लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन उस आग ने उसे झुलसाना शुरू किया और उसने वो साड़ी उतार कर भागना शुरू कर दिया। वो उस अंधेरे में चीखती हुई भाग रही थी और उस साड़ी को उसने ज़मीन पर लिपट कर बुझाया। अग्नि तो बुझा दी थी उसने, लेकिन उस अंधेरे में वो लोप हो गई। मुझे लगा वो घर पहुंची होगी, वो बच गई होगी। घर जाकर मैं उसे देखता हूँ। मैं घर पहुंचा, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। माँ ने पूछा क्या हुआ। मैं माँ को कुछ बता नहीं सकता था। ये लगभग 22 साल पुरानी बात है। तब से मैं रागिनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ गई वो, मैं नहीं जानता। मुझे वो दोबारा नज़र नहीं आई। उन टीलों में वो मधुर आवाज़ें अब भी आती हैं। मैं भटकता हूँ वहाँ पर। ना कोई मुझ पर हमला करता है, ना मुझे कोई मारता है, ना कोई नज़र आता है। ना मैं रागिनी को देख पाया। क्या वो साधारण इंसान थी या चुड़ैल थी, ये राज उसी के साथ गायब हो चुका है। ना वो दादी के पास गई, वो कहाँ गई कोई नहीं जानता। आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, क्या सच में वो एक चुड़ैल थी या नहीं? क्या मैं इस भ्रम में जी रहा हूँ? जो मैंने किया, क्या उसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, या वो सच जो मेरी आंखों के सामने आया पर मैं देख ना पाया? मुझे आज तक नहीं पता क्या हुआ था वहाँ। कहाँ गई वो, चुड़ैल थी या इंसान थी? लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। क्या आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं? मुझे आगे क्या करना चाहिए?